फरीदाबाद में एक महिला का रेप हुआ, उसको जान से मार दिया गया, उसका नाम मनोज था। तो क्या आसाम के मुख्यमंत्री राहुल का नाम नहीं लेंगे? खाली आफ्ताब का नाम लेंगे? क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपकी आंख और दिमाग में घूमता है? हमारे टीवी वाले जो कई दिन से खाली आफ्ताब आफ्ताब बोल रहे हैं, प्रिंस यादव का भी तो नाम बोलो। अरे कितनी नफरत दिखाओगे तुम? गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? आसाम के मुख्यमंत्री गुजरात आए हुए हैं और आकर उन्होंने अपने एक भाषण में ये कहा कि किसी एक लड़के का नाम लिया, उसका नाम क्या था जिसने, हाँ, आफ्ताब। वो दिल्ली का कोई आफ्ताब है, वो किसी एक लड़की के साथ रहता था बगैर शादी करे। उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से, और हमने उसकी मजम्मत की, सबने मजम्मत की। मगर आसाम के चीफ मिनिस्टर गुजरात को आकर कहती है ये लव जिहाद का मसला है। एक खातून पर, एक महिला पर जुल्म होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता बेदर्दी से, और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहती है लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपकी आंख और दिमाग में घूमता है? अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते। इसका दीन से क्या ताल्लुक, मजहब से इसका क्या ताल्लुक? अच्छा, सच्चाई क्या है बाप सुनो। मैं बोलना चाहूंगा कि सच्चाई ये है कि एक राहुल नामी शख्स गुरुग्राम में उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, उसकी बॉडी को सूटकेस में रखा। क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो सेलफोन और टीवी देखने का मुतालबा करती। उसकी जिस्म को उसने बेदर्दी से उस पर लाश के ऊपर मारे लगाई। तो क्या आसाम के मुख्यमंत्री राहुल का नाम नहीं लेंगे? खाली आफ्ताब का नाम लेंगे? और फिर फरीदाबाद में एक महिला का रेप हुआ, उसको जान से मार दिया गया, उसका नाम मनोज था। तीसरा, एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की डॉटर को, उसकी बेटी को, उसका जो भी बदतमीजी किया, और उसके बाद उसने ऐसी गंदगी की कि उसकी गर्लफ्रेंड की बेटी को साथ मारकर उसके साथ बदतमीजी की, लाश के साथ। उसका नाम क्या था? आजमगढ़ में एक प्रिंस यादव नाम का आदमी है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, जिस्म से सर को निकाल दिया, जिस्म के 6 टुकड़े करके गांव के एक बौली में फेंक दिया। इसका नाम बोलो बीजेपी वालों? नहीं बोलेंगे। ऐसे कितने किस्से यहां पर हैं? हाँ, आते हैं। ऐसे कितने किस्से यहां पर हैं? अच्छा, फिर एक मुन्ना शर्मा है बिहार के, बीवी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि बीवी ने मसाज करने से इनकार कर दिया। एक बबलू अमित गंभीर है, 11 साल की बच्ची को गाजियाबाद में मार दिया। इनका नाम बोलो? नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा को इनको खाली आफ्ताब का नाम याद आ रहा है, इतने नाम मैं गिनाऊं। अच्छा, हमारे टीवी वाले जो कई दिन से खाली आफ्ताब बोल रहे हैं, प्रिंस यादव का भी तो नाम बोलो। अरे कितनी नफरत दिखाओगे तुम? एक महिला पर, एक खातून पर जुल्म होता है, इसलिए होता है कि मर्दों में जो बीमारी है औरतों पर जुल्म करने की, इसीलिए औरतों पर जुल्म करते हैं। आप उनकी बीमारी को ठीक करो। औरत पर जुल्म जो करते हैं
उनको अगर मजहब का चश्मा लगाकर देखा जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आसाम के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? बिल्किस बानो को रेप करने वालों को मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मोदी जी आपने उन जालिमों को क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का कत्ल किया मां के सामने, भारत के प्रधानमंत्री बोलो तुमने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो के साथ उसकी मां का रेप हुआ, कत्ल किया गया, उसके परिवार के 11 लोगों की हत्या की गई, बोलो मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? आपने इन जालिमों को क्यों छोड़ा? बोलो आसाम के मुख्यमंत्री, बिल्किस बानो का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आता। अरे सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मनी करने वाले आप लोग हैं कि बिल्किस बानो के कातिल, बिल्किस बानो की बेटी के कातिलों को देश के प्रधानमंत्री छोड़ते हैं। मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं, ये तो धोखा है गरीबों से, ये जुल्म है भारत की महिलाओं से, ये जुल्म है उन मासूम बच्चों से जिन्होंने अपनी मां और बाप को खोया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई है। क्या भाजपा बिल्किस बानो के ऊपर बोलेगी? नहीं बोलेगी। और आज जो गोधरा से भाजपा का उम्मीदवार है, वो बिल्किस बानो के रेप करने वालों को मैं आपके सामने कह रहा हूं, तस्वुर की दुनिया में लेकर जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि बिल्किस तुम्हारी बहन थी, बिल्किस तुम्हारी बेटी थी, बिल्किस तुम्हारी रिश्तेदार थी, बिल्किस तुम्हारी भतीजी या भांजी थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका रेप किए, 3 साल की बेटी का कत्ल किए, उसकी मां का रेप किए, और अगर कोई जुल्म करके उसको छोड़ देता है तो आपके दिल पर क्या गुजरती है? आप सोचो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजरती होगी आप पर, मुझ पर? देश के प्रधानमंत्री, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? आप तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब बिल्किस बानो से यह हुआ था। हम तो समझ रहे थे कि आप शायद बदल गए हैं, मगर आप नहीं बदले, आप वही हैं और वही रहेंगे, हम जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि नरोडा पाटिया में 90 से जायद लोगों को कत्ल कर दिया जाता, उसमें मुलजिम को सजा होती है, वो कोर्ट से बेल लेकर रिहा होता है और वो बीजेपी के लिए इलेक्शन में काम करता है और कहता है कि मैंने 90 लोगों का कत्ल किया, मुसलमानों का, मुझे लाइफ की सजा दी गई और आज मैं बेल से निकलकर, जेल से निकलकर मैं मोदी जी के लिए वोट का मुतालबा कर रहा हूं। वाह मोदी जी, आपकी क्या मोहब्बत है ऐसे किरदार के लोगों से, आप बताइए। और फिर आप देखते हैं कि बीजेपी कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में अगर बनता है या कानून लाता है, अपने दिल पर हाथ रखकर गोधरा की जनता, गुजरात की जनता से कहना चाह रहा हूं कि अगर गुजरात की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा, तो क्या आप कांग्रेसियों पर भरोसा कर सकते हैं कि उसके खिलाफ बोलेंगे? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कांग्रेस उसके खिलाफ बोलेगी? पूछो कांग्रेसियों से कि गुजरात में यकसा सिविल कोड के ऊपर तुम्हारा क्या राय है, तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हां, अगर यहां से मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमारा मुफ्ती हसन शब्बीर कामयाब होगा तो यकसा सिविल कोड का कानून अगर लाया जाएगा, हमारे कानून में मदाखलत होगी, तो कम से कम एक दीवाना खड़ा होगा मुफ्ती और कहेगा कि तुम्हारे कानून को नहीं मानते। जिस तरह मेरा एमपी ओवैसी पार्लियामेंट में CAA के कानून को फाड़ दिया, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, यूसीसी के कानून को। ये कहां से आ रही आवाज?
इतना बड़ा हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं पीछे से यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून। कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। आपको सोचना है, आपको फैसला लेना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे रवन गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन अगर आप मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहां से कामयाबी मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होगी। कामयाबी आपकी होगी, कामयाबी आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए होगी। और हमारी कामयाबी को रोकने के लिए आपके दरमियान में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे जो नहीं चाहते कि यहां से मंजलिस का उम्मीदवार कामयाब हो जाए। अरे मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, मगर मुझे ये बताओ कि तुम मुझे 2 साल का हिसाब पूछ रहे हो, तो फिर 27 साल का हिसाब कौन देगा? मुझे बताओ। तुम मुझसे 2 साल का पूछ रहे हो तो 27 साल का हिसाब दो। अगर 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नाहल लीडर्स हैं, इसके जिम्मेदार कांग्रेस है कि 27 साल से भाजपा और नरेंद्र मोदी उनको रोज चाय पिला पिला कर उनको मना लिए हैं। मोदी जी कांग्रेसियों को चाय जब देते हैं उसमें चाय नहीं होती, मलाई और दूध ज्यादा होता है। 27 साल से कांग्रेस जीत रही है और इल्जाम हम पर लगाते हैं। अरे बताओ फिर मैंने हमारे कैंडिडेट मुफ्ती हसन शब्बीर का ऐलान कब किया? मुझे आप लोगों ने आकर कहा था कि साहब रुक जाओ, ओवैसी साहब रुक जाओ, यहां से अनस आंधी साहब या इस्माइल साहब को टिकट मिल सकता है कांग्रेस का। मैं तैयार था, अगर इन दोनों में से किसी को मिलता तो मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करता था। तुम टिकट ला लेते, मैं रुका रहा। चलो, मेरे लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब अगर अनस को मिलेगा, अनस आंधी साहब को, इस्माइल साहब को, तो आप कैंडिडेट नहीं देना। बावजूद इसके कि मैं कांग्रेस से सख्त नफरत करता हूं, बावजूद इसके कि कांग्रेस जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद की शहादत की, बावजूद इसके कि कांग्रेस जिम्मेदार है 69 के फसाद की। अरे अगर आज इस देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान कस्बा पुरसी के आलम में, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद होती है। मगर आपने कहा था कि ठहरिए, रुके रहिए। अनस साहब कोशिश कर रहे हैं, इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं अनस साहब को, इस्माइल साहब को खुलकर कह रहा हूं, आप आओ इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको मेरे कंधे पर बिठाने तैयार हूं। आप आइए, मैं आपके पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो जानता भी नहीं इनको, ये दिखे। मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको उठाने को तैयार हूं। मैं अपने आप को उठाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको आसमानों पर देखना चाहता हूं। आप लीडर बनो, आप कायद बनो, मुकद्दर के फैसले आप करो। कब तक अखियार हमारे मुकद्दर का फैसला करेंगे? कब तक जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है वो हमारे जिंदगियों का फैसला करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कब तक हम कांग्रेस के पास जाकर भीख मांगेंगे कि हमको लीडर बनाओ? अरे आप आओ, ये आपकी पार्टी है। मंजलिस आपके ख्वाबों को पूरा करेगी। मंजलिस आपसे इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। हां, कांग्रेस है, दिल्ली की छोटी रिचार्ज की पार्टी भी है और भाजपा भी है। तो दिल्ली की जो छोटी रिचार्ज है वो हमारे बच्चों के हाथ में झाड़ू देना चाहती है। कांग्रेस हमारे बच्चों के हाथ को खाली रखना चाहती है।
और बीजेपी हमारे हाथ से हाथ मिलाना नहीं चाहती। बीजेपी के बातें बहुत हैं, मगर एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं दिया। मंजलिस आपसे वादा कर रही है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। उर्दू स्कूल बंद हो गए और हम हैदराबाद में अपनी पार्टी की तरफ से शहर हैदराबाद के जितने उर्दू स्कूल हैं, हमने 2005 से अब तक करीब 15-20 लाख बच्चों को, उनमें अब तक हमने 7 करोड़ रुपए खर्चा किए। आप एक बार मौका दो, यहां से मुत्तहिद हो जाओ, यहां से अपने एमएलए को कामयाब करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो कुछ मुझे दिया है, मैं यहां आपके पास बैठकर आपसे बात करके पूरी कोशिश करूंगा। याद रखो, गुजरात की विधानसभा में अगर आपके वोटों से, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से मंजलिस का एमएलए जाएगा तो ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी। यही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं और आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि जिसने बिलकिस के रेप करने वालों को संस्कारी कहा, तुम ओवैसी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम ओवैसी से नफरत करते करो, मगर खुदा के लिए वो बिलकिस तो तुम्हारी बेटी, हमारी बहन भी है ना, जिसने उसके रेप करने वालों को, उसकी इज्जत लूटने वालों को संस्कारी कहा। तो क्या आप में गीरत जागेगी या नहीं जागेगी? क्या आप में हमियत जागेगी या नहीं जागेगी? तो जमहूरी तरीके से बताओ कि गीरत भी जिंदा है, हमियत भी जिंदा है, और हम ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते। जमहूरियत आपको दावत दे रही है कि अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब किया जाए। मैं गोधरा की जनता से अपील कर रहा हूं, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, हमारे हिंदू भाई हो, आदिवासी भाई हो, बताओ गोधरा में क्या काम हुआ? आपने कई मर्तबा सबको मौका दिया, एक मर्तबा यहां से मंजलिस के उम्मीदवार को आप कामयाब करके देखो। आपने सबको आजमा लिया, अरे 5 साल के लिए मंजलिस को आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ड्रेनेज का मसला है गोधरा में। मेरे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में कारवान एक इलाका है, वहां पर मैंने 290 करोड़ की ड्रेनेज का काम 4 महीने पहले शुरू करवाया। आप करवा सकते हैं, लड़ने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है और काम करने का जज्बा होना चाहिए, खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि अभी तो जिद्दोजहद शुरू हुई है, आप अभी से नतीजे पर मत आइए खुदा के लिए। अभी तो ये जमहूरियत की जंग शुरू हुई है, आप जंग को खत्म होने दीजिए। आप सालों सालों कांग्रेस का साथ दिए। मैं एक जज्बा लेकर आया हूं, मैं एक ख्वाब लेकर आया हूं, और रब्ब करीम जानता है कि मैं अपनी अनानियत के लिए कभी नहीं आया, ना कभी आऊंगा। मेरा ख्वाब एक ही है कि जब ये नाइंसाफी को देखता हूं तो खून के आंसू निकलते हैं, मेरा जिस्म का रोंगटा रोंगटा खड़े हो जाता है कि कैसे इंसानों से इस तरह का बर्ताव किया जाता है। या तो आप घर में बैठकर रोएं, या फिर 5 तारीख को निकलकर पूरे एतमाद के साथ मंजलिस के पतंग के निशान पर और डालकर मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप कामयाब करिए। और मैं उन कांग्रेस के हमारे जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, अब छोड़ दो कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है। अब आपको रहबरी करना है, अब आपको सरपरस्ती करना है, अब आपको लीडर बनना है, अब आपको क़यादत करना है। और ये नौजवानों से कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि मैंने अपनी जवानी में 6 दिसंबर को देखा, मैंने अपनी हालत जवानी में
मैंने 2002 को देखा। नौजवानों, हम नहीं चाहते कि जो बदनुमा चीजें हमने अपनी आंखों से देखी वो तुम्हारी जवानी में तुम देख पाओ। ये लड़ाई तुम्हारी है नौजवानों, तुमको लीडर बनना है, तुमको कायद बनना है, तुमको अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कायद बनाए, तुमको अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा बेबाक बनाए, अल्लाह तुमको मुझसे ज्यादा काबिल बनाए, अल्लाह तुमको मुझसे ज्यादा नेक और पाक बनाए। मगर ये लड़ाई आपको लड़ना है, ये लड़ाई आपकी है। इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए, इस लड़ाई में बुजुर्गों की सरपरस्ती चाहिए, इस जिद्दोजहद में अहले दिल की दुआओं की जरूरत है। यकीनन इस मुबारक सरजमीन पर ऐसे औलिया हैं, ऐसे अहले दिल हैं जो रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह की बारगाह में अपना मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप अहले दिल हैं, आप अल्लाह से दुआ करिए कि परवरदिगार गोधरा में एक नई सियासी इनकलाब लिखा जाए, यहां से मंजलिस का एमएलए कामयाब होकर गरीबों के ख्वाबों को पूरा कर सके, मजलूमों को इंसाफ दिला सके और आपके इस गोधरा में तरक्की हो। मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे यही अपील है कि एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। क्या आप लोग अपना वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए, दूर दूर तक हाथ उठाइए। तो 5 तारीख के दिन आसमानों में पतंग नजर आएगी गोधरा के इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों, पतंग कैसे इस्तेमाल करना आपको मालूम ना कि डोर आपके हाथ में है, डोर आपके हाथ में होनी चाहिए। डोर उन लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए जो हम पर जुल्म करते हैं, जो हमको इस्तेमाल करते हैं सेकुलरिज्म के झूठी बातों पर। इसीलिए मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन मुफ्ती हसन शब्बीर साहब को अपने दुआओं से नवाजिए। इनको दुआ करिए कि अल्लाह इनको और हौसला दे, दुआ करिए कि अल्लाह इनको और खिदमत करने का जज्बा दे। और जो लोग हनीफ, हाजी हनीफ के बारे में कह रहे हैं, हनीफ मेरा था और मेरा ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला।